वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Jay, we have been blessed. Today we have a very respected dignitaries with us. I would like to introduce all of them, starting from Sri Mahendraji Kabra, Managing Trustee, HEMA Foundation. Sri Anitaji Maheshwari, Trustee and Creative Director, HEMA Foundation. Dr. Nagpal Singh, सभी को नमस्कार। Dr. Nagpal Singh, Academic Director, HEMA Foundation. Shri Prakash Ji Jakhotia, HEMA Foundation Associate. Shri Gopalji Kabra, Prakash Ji. Shri Gopalji Kabra, Managing Director, RR Kabel. Dr. Narayan Iyer, CEO, IDF. श्री राजकुमार जी कालिया, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन. श्री आशीष जी महेश्वरी, सेक्रेटरी अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन. श्री रुपेश जी सोनी, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन. Mr. Amit Lat, Managing Partner, Sharda Group of Companies, Director Europe, India, Chamber of Commerce. Shri Vikasji Agarwal, Roundtable Area 3 Chairman. Mr. Ashokji Motwani, Founder, Diaspora Times. Nidhi Karnani, President, Ladies Circle. Rumaji Desai, Rotary Club, Mumbai. Ankur Goyal, Ekal Yuva, Chairman, Mumbai. Ankur ji, please on your video. Shri Vidushi ji Daga, HEMA Foundation Associated. अब मैं राजकुमार जी कालिया से बोलूंगा कि वो 2 शब्द बोले. थैंक यू सुमित जी। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एवं हेमा फाउंडेशन द्वारा आज की इस वर्चुअल वेबिनार में उपस्थित सभी बंधुओं का मैं अपनी ओर से, हेमा फाउंडेशन की ओर से, राष्ट्रीय युवा संगठन की ओर से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं ऐसी शख्सियत की जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और चाणक्य का नाम आते ही जिनका नाम अपने आप सबके मुंह पर आ जाता है, मनोज जी जोशी का। निश्चित तौर पर मनोज जी जोशी जैसी शख्सियत से आज हम रूबरू होके उनके परिचर्चा से काफी कुछ सीखेंगे और समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हम उनके
पद चिन्हों पर चलते हुए सार्थक जीवन यापन करके उपलब्धियों को आसानी से छू सकें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजकुमार जी। I will ask Vidushi ji to play the video. धन्यवाद विदुषी जी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, लगा निशाना, देख फिर मरु से भी जल निकलेगा। बहा पसीना, मेहनत कर, दे पानी, फिर बंजर से भी फल निकलेगा। सोच अगर हो कुछ कर जाने की, तो रुका हुआ पल भी एक दिन चल निकलेगा। जी हाँ, ऐसे विजय पथ पे हमेशा आगे रहने वाले, हमेशा आगे बढ़ने वाले, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी लिंग्विस्ट, एन एपिटोम ऑफ सक्सेस, अ मैन ऑफ लाफ्टर, I would like to here invite Padma Shri Manoj Ji Joshi. नमस्कार मनोज जी, गुड इवनिंग सर। नमस्कार 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 सुमित भाई, आपका बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं। सारे पदाधिकारियों का, महेश्वरी संस्था का, और मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं जो लोग जुड़े हैं आज की इस परिचर्चा में, और खासकर हेम शिखर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं हृदयपूर्वक कि मैं आज इस परिचर्चा में आया हूं। मैं तो एक अभिनेता हूं, कोई वेदता नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन चाणक्य इस विषय ने मुझे लगभग पिछले जब मैं 13-14 साल का था तब से बड़ा आकर्षित किया है। और एक ऐसा विषय है, और मैं चाणक्य को विषय नहीं मानता, वो एक आंदोलन है, और वो एक ऐसा विचार है, एक इतना प्रगाढ़ विचार है कि जो कभी भी मर नहीं सकता, वो सनातन है। क्योंकि आशय इतना शुद्ध है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो व्यवस्थापन हो, प्रबंधन हो, और इसलिए आज की तारीख में अगर चाणक्य को मैनेजमेंट गुरु कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक अभिनेता होने के कारण मैं इस विषय से, जैसे मुझे जो संस्कृत पढ़ाते थे बचपन में, जो मेरे शिक्षक थे भातखंडे शास्त्री, उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें मुझे जब बताई थी, और जहन में मेरा इतना वो था कि जब भी पहला नाटक करूंगा तो चाणक्य करूंगा, ये सोचा था। और जब भी पहला नाटक करने की बारी आई तो चाणक्य पे ही कलश जो है वो अभिषेक हुआ। और मेरे जीवन का पहला नाटक, जिसे प्रोफेशनल नाटक कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे मैंने अमेचर नाटक बहुत किए, लेकिन व्यावसायिक तौर पर कोई अगर नाटक होगा तो वो है चाणक्य। और पिछले 30 वर्ष से बहुत सारे प्रयोग मैं कर चुका हूँ, भारत के कोने कोने में जा चुका हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है। इतना ही कुछ मैं चाणक्य से जुड़ा हूँ, और जो जानकारी है वो प्राप्त की हुई है, पढ़कर जो भी मैं समझा वो है।
तो मैं आपसे सर, साझा जरूर करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं हेमा फाउंडेशन और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मनोज जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मनोज जी, 1998 से गुजरात से आपकी शुरुआत हुई और आप मुंबई आए। हम्म, इस सफलता यात्रा वास्तविक में सबके लिए प्रतीक है और प्रेरणा स्रोत भी है। आपने 1998 में सरफरोश फिल्म से शुरुआत की और आज करीबन आप 110 फिल्में कर चुके हैं। आपकी खासियत ये रही है कि आपने विभिन्न भाषाओं में पिक्चरें की हैं। आज आप हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, यहाँ तक कि आपने मलयालम में भी पिक्चर की है। सर, आप चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध तो हैं, लेकिन आपने 1140 चाणक्य नाटक किए हैं। एक सक्सेसफुल जर्नी में कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है। मैं समझता हूं आपके निजी जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। सर, प्लीज हमें बताइए आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। ऐसा है, एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में, वेदांती परिवार में मेरा जन्म हुआ। ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और सारस्वत कुटुंब में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ सरस्वती की संपत्ति बहुत मुझे जन्म से ही मिली। ये मेरा सौभाग्य है। तो वैसे हम गुजराती हैं, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के मूलतः रहने वाले, लेकिन 7 पीढ़ियों से मेरे जो पुरख थे, वो 7 पुश्तें मेरी महाराष्ट्र में पली बड़ी हुई, रायगढ़ में। शिवाजी का जो रायगढ़ है वो भी मेरा सौभाग्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ। और सारी शिक्षा जो है वो मराठी माध्यम में हुई। बड़े मध्यम वर्गीय परिवार में। मेरे दादाजी नक्षत्र ज्योतिषी थे, वेदांती थे, पौराणिक थे और बहुत ज्ञानी थे, बहुत माहिर ज्योतिषी भी थे और लोग उनको पूछते थे। तो उनके साथ मेरे पिताजी जो थे भारतीय विद्या भवन में पढ़ते थे। 7 वर्ष उन्होंने साहित्य का, वेदांत का, पुराण का, भागवत पुराण में शास्त्री पदवी ली उन्होंने। और संस्कृत नाटकों में कभी कभार काम किया करते थे। इस व्यवसाय में, इस क्षेत्र में मेरा कोई नहीं था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ये जो कुछ भी मैं आज हूं वो मेरे जो वडील थे, मेरे जो ज्येष्ठ थे, मेरे दादा हों, मेरे पिताश्री हों, उनकी तरफ से जो कुछ भी अमृत मुझे मिला वो अमृत का पान करके ही मैं बड़ा हुआ हूँ। और जो कुछ भी हूँ वही संस्कारों के सिंचन के कारण हूँ। और दूसरी एक बात कि हम गुजराती, लेकिन वहां शिक्षा हुई मराठी में। तो फिर मैं लगभग 79 में मुंबई आया, क्योंकि हमारा कोई घर नहीं था मुंबई में। पिताश्री ने फिर सोचा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए यहाँ पे बुलाया जाए, इसलिए यहाँ एक छोटी सी 10 बाय 10 के रूम में रहता था। फिर वहां से मतलब पिताजी की वो नारदीय परंपरा के कीर्तनकार रहे हैं और बहुत ऐसा संग्रह करना उनकी वृत्ति में कभी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ। आई थिंक उसी के कारण ये क्षेत्र में रहते हुए भी एक जल कमलवत रहना वो मेरे लिए आसान हुआ। और फिर स्कूल से ही, मतलब 4th कक्षा से ही मुझे नाटकों का बड़ा आकर्षण था। मेरे पिताजी को भी था कि मैं कहीं कीर्तनकार वगैरह बन जाऊं। मैंने भी बचपन में एक कीर्तन किया था, उन्होंने मुझे सिखाया था वैसे। तो वक्तृत्व जो होता है, भाषा, उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया, ये वो। तो उसकी वजह से मेरा जो ध्वनि शास्त्र है या उच्चारण शास्त्र है वो बड़ा इतना प्रगल्भ हुआ और वो ही मुझे काम आया। क्योंकि वाचिक अभिनय आपका अग्र सशक्त है, आप शब्दों को आकार कैसे दे सकते हैं, उसका उच्चार, ये सारी चीजें मुझे सौभाग्यशाली हूं कि घर से मिली। मैं अभी जब देखता हूं तब मुझे पता चलता है। फिर कॉम्पिटिशनों में मुंबई आने के बाद इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेजिएट, मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना था, पेंटिंग करना था, पेंटर बनना था।
पिताजी ने मुझे कहा भैया देखो ये पेंटर बनना बहुत आसान नहीं है, ये कैनवास का खर्चा, कलर का खर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, लेकिन तुम नौकरी करो और पार्ट टाइम तुम कुछ जो भी करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 750-800 रुपया महीने के जो खर्चा है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पहले साल एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए मिठीबाई कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया आर्ट्स में। वहां पे उस जमाने में ऐसा अभी नहीं था कि वो किसी की चिट्ठी लेकर जाओ, ऐसा हम अगर कॉलेज के नजदीक रहते हैं तो मुझे लगता है 83 में मैं पास आउट होके रेशन कार्ड लेके एडमिशन मिल गया था मुझे मिठीबाई कॉलेज में। और फिर उसके बाद मिठीबाई कॉलेज में भी मेरा गुजराती वाङ्मय मंडल है या नाट्य मंडल है, मराठी नाट्य मंडल है, इसलिए फिर इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने तय किया कि मैं पेंटिंग हॉबी क्लास में एडमिशन लूंगा जे स्कूल ऑफ आर्ट में, इसलिए मैंने एडमिशन लिया और बाहर से मैंने कमर्शियल आर्ट का कोर्स किया और फिर मैंने लगभग 17 नौकरियां बदली। उसके लिए भी बहुत एक दिलचस्प कहानी है। जहांगीर आर्ट गैलरी के ऊपर चेतन और कुमार आर्ट गैलरी थी, चेतन आर्ट गैलरी, वो कुमार साहब पोर्ट्रेट करते थे, मुझे पोर्ट्रेट का बड़ा शौक था, तो सीखने जाता था कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो उनकी वजह से मुझे युवा दर्शन मैगजीन में नौकरी मिली। और लगभग जैसे ही वन क्ले की कंपटीशन आती थी जे स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ से, मैं नौकरी छोड़ देता था। उन दिनों कंप्यूटर नहीं था, सब कुछ मैनुअल होता था, डिजाइनिंग वगैरह, पेज डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ। तो मैं उसमें कटिंग पेस्टिंग में मास्टर था, डिजाइनिंग में, फोटो ये सब पूरा मतलब प्रोडक्शन में सब कुछ वो सीखा। वो दौर मेरा सीखने का ही था। तरह तरह के लोग, प्रेस में था इसलिए काम आता था, प्रेस में मैं मध्यांतर में था, तब चौथा पेज में डिजाइन करता था, वो मेरे लिए रखा था उन लोगों ने, समझ के कि भैया नाटक वाला है, शाम को 4 बजे सब कुछ खत्म करके आता है, तो इसे हम लोग एक काम करेंगे, चौथा पेज देंगे। उसमें ज्योतिष का एक आता था, फल ज्योतिष का एडवर्टाइजमेंट आती थी और एडिटोरियल एक मेरा डिजाइन करना हुआ था, फोटो की साइजें वगैरह देनी थी, और रात को मुझे उन्होंने कहा था कि तुम प्रोडक्शन देख लेना। ये सब करते करते मुझे अच्छा टाइम मिलता था, कॉलेज भी खत्म होता था, कोर्स भी खत्म करके फिर मैं रिहर्सल की वजह से कभी कभार मतलब नौकरी पे भी नहीं जाता था, कोई कारणवश मैं कह देता था कि आज ये बीमार था, वो बीमार था, लेकिन कंपटीशन में जाना कंपलसरी था, इसलिए मेरी नौकरियां भी और छूटी। लगभग 17 नौकरियां मैंने बदली, ऑलमोस्ट 17 नौकरियां की मैंने, और सारी मैगजीन में, बॉम्बे, अनगिनत मैगजीन, फिर कैरिकेचर करता था, एडिटोरियल में कुछ कैरिकेचर कार्टून होते थे वो ड्रॉ करता था, 40 रुपए कार्टून के मिलते थे, ऐसा करके मैंने किया। लेकिन मेरा जो तब मुझे पता चला कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट तो हूँ। फिर मैं मेरे घर वाले ने सोचा कि ये ऐसे कर रहा है पकड़ छोड़। अब गुजराती और हमारे राजस्थानी परिवार में एक है कि भैया इसकी जवाबदारी, इसको जिम्मेदारी दे दो, ये सीधा हो जाएगा। क्योंकि नाटक में काम करना, क्योंकि उन दिनों इतने चैनल वगैरह थे नहीं, और खासकर माँ जो होती है ना, बड़ी चिंतातुर होती है। पिताजी को अपने संस्कार पर भरोसा था, माताजी को भी था, लेकिन चिंता थी, तो उन्होंने एक काम किया कि नहीं नहीं, हम एक इसका विवाह कर देते हैं ताकि ये नौकरी फिक्स पकड़ के रहेगा। क्योंकि मैं जैसे ही नाटक आता था छोड़ देता था, दूसरे तीसरे महीने मुझे नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि मैनुअल काम था इसलिए मिल जाता था, स्किल का काम था। आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्किल की वजह से मुझे नौकरियां मिल जाती थी। और फिर बहुत सारी नौकरियां मैंने बदली, और एक फाइनल नौकरी की थी, इसलिए मेरी शादी करवा दी। और खैर हम लोग एक दूसरे को जानते थे, मेरी पत्नी चारू और मैं। फिर अरेंज कम प्रेम विवाह ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा हुआ। और फिर मैंने उससे कहा कि देखो हम लोग तो छोटे से घर में रह रहे हैं, तुम बड़े परिवार से हो, क्या करें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जो भी है तुम्हारा स्वप्न पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। और मैं एक अच्छे मैगजीन में काम कर रहा था, मुझे उस वक्त 3,000 रुपया पगार मिलता था। आप सोचिए, आई एम टॉकिंग 87, 88, 89 और 90, 3 साल में परमानेंट जॉब। मुझे चाणक्य के लिए अभियान नाट्य स्पर्धा में किया, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अभियान नाट्य स्पर्धा में। उसमें भक्ति बर्वे थी, परेश भाई का भी नाटक था, शफी नामदार ने नाटक डायरेक्ट किया था। उसमें मुझे जिस समय बेस्ट अभिनेता का, उत्कृष्ट अभिनेता का पारितोषिक मिला,
उसके दूसरे दिन मैंने सोचा कि मेरा राजीनामा दे दूंगा, रेजिग्नेशन। इसलिए मैं गया हमारे एडिटर के पास, मैंने कहा सर आई वांट टू ट्राई इन एक्टिंग, सो सर आई एम रिजाइनिंग। तो उन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा, आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ सर, बट दिस इज अ परमानेंट जॉब, यू थिंक ट्वाइस। नो सर आई थॉट। लेकिन अगले दिन रात को मैंने पत्नी से बहुत चर्चा की थी कि मैं देखो मैं सर्विस से छोड़ रहा हूँ, ये तुम मेरा साथ दोगी? उसने हाँ कहा, इसलिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मैंने मेरा परमानेंट जॉब, आज तक मैं ग्रेजुएटी और वो क्या बोलते हैं पीएफ वगैरह लेने में आज तक नहीं गया हूँ उसका। मुझे पता नहीं उसकी ऑफिस कहाँ होगी। खैर, तो मेरी माताजी ने मुझसे 3 महीने तक बात नहीं की क्योंकि मैंने परमानेंट नौकरी छोड़ दी थी। उस समय मेरी उम्र थी लगभग 24 साल की और 86 से 89 तक चाणक्य विषय पर काम चल रहा था। मेरे मित्र मीर भूता वो नाटक लिख रहे थे, साथ साथ संशोधन हम लोग कर रहे थे, और इतनी पुस्तकें ये वो, मतलब सावरकर से लेकर मुंशी जी से लेकर आर्य खंडों से लेकर जितना आर्यों का इतिहास है, और फिर जो भी हम पर जो लादा गया इतिहास है वो भी पढ़ा इसमें, और इसमें बहुत तफावत है। इसलिए मुद्रा राक्षस नाटक को बेस बनाकर ये नाटक की तैयारी की। 4 वर्ष के गहन पढ़ाई और संशोधन के बाद ये नाटक हुआ जो आज तक चल रहा है। और उतने में ये उसके बाद मुझे एक राव नाम की सीरियल मिली, वो नाटक करते करते, जिसमें बाजीराव पेशवा का रोल किया। फिर चंद्रप्रकाश जी की चाणक्य सीरियल हो रही थी, उसमें मुझे उन्होंने श्रीयक का रोल दिया, और फिर सिलसिला चल पड़ा। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ईश्वर की दया से आज 120 फिल्में, 17 नाटक, उसमें मराठी, हिंदी, गुजराती तीनों भाषा में नाटक, सीरियल, काफी सीरियल की लगभग 4-4.25 हजार एपिसोड के ऊपर एपिसोड शूट कर चुका हूँ। छोटी छोटी सीरियल है जितनी भी की, उसमें एक महल और सपनों का से लेकर काफी सारी सीरियलें हैं, नाम लेने नहीं बैठता। और नाटक में मेरी ज्यादा रुचि थी, मुझे कभी फिल्मों में काम नहीं करना था। मैंने कहा मैं नाटक में काम करूंगा, लेकिन सर्वाइवल का क्या। इसलिए फिर जब मुझे सीरियल मिली, उसके बाद पहली फिल्म मुझे 2000 मुझे लगता है 95, 96, 97 सरफरोश के बाद देवदास मुझे पहली मिली, सॉरी देवदास मुझे पहली मिली। वो देवदास फिल्म 96 में सरफरोश मिली, सरफरोश वाज फर्स्ट फिल्म, उसके बाद देवदास, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। उसमें मैंने 15-17 नाटक किए, 120 तक फिल्में की 4 भाषा में मिलकर। उसमें मेरे ख्यातनाम नाटक है चाणक्य, डॉक्टर तमेपन शफी नामदार जिनने डायरेक्ट किया था, रंगीलो जिसमें 6 रोल किए थे, गांधी विरुद्ध गांधी जिसमें मैंने महात्मा गांधी जी के पुत्र हरिलाल को रोल किया था, मन मड़ेता मेड़ो जो मैंने डायरेक्ट किया था, सकपन्ना सौदागर, और चाणक्य हिंदी में, रंगीला रे हिंदी में, 40 के चेर हिंदी में, शोभा यात्रा हिंदी में, और गोलमाल प्यार का राजपाल यादव के साथ। ये सिलसिला आज तक जारी है और बहुत प्यार दिया दर्शकों ने। लेकिन मैं 2001 में एक ऐसे बीमारी से ग्रसित हुआ था जिसको वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। मैं लगभग 10 दिन तक अनकॉन्शियस था, लगभग कोमा में कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और ऐसी अवस्था में था। 19वें दिन मैंने आंख खोली, 1.5 साल तक मैं चल नहीं पा रहा था, मुझे 4 लोग उठाते थे, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ये मेरा पुनर्जन्म है ऐसा मैं कहूंगा। उतार चढ़ाव बहुत देखे, लेकिन मैं डटा रहा, बिल्कुल निश्चय के साथ, और आज तक ये प्रवास जो है वो जारी है। और बस ईश्वर की दया है, कृपा है कि बस अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू मनोज जी, इतने डिटेल में आपकी सक्सेस जर्नी बताने को। मैं समझता हूँ ये वास्तविकता में सब युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, हाउ टू परस्यू योर पैशन। एक आपने शुरुआत से आप डटे रहे कि मुझे जिंदगी में ये करना और मैं करके रहूंगा। मैं आपका इतिहास जब सुन रहा था तो कहाँ से आपने मीठीबाई कॉलेज से लेके पूरी जो जर्नी बताई है, वास्तविकता में हम सबको सीखना चाहिए कि दृढ़ निश्चय एक बार कर ले एंड परस्यू योर पैशन, तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हो। सर से हमको ये सीखने मिलता है कि 1.5 साल तक ही इज सेइंग कि ही इज रीबॉर्न।
ये बहुत बड़ी बात होती है सर। जिंदगी में लोग पर्सनली नहीं, मेरे एक बात कहता हूं, मेरे बैंक का अकाउंट जो है वो कंप्लीट माइनस हो गया था, 0 बैलेंस। माय गॉड। सो बट एक है इच्छा शक्ति और आपकी लगन, आई थिंक वही आपको जिताती है। क्या बात है सर, ग्रेट सर। इसलिए सर आज आप हमारे साथ है हेम शिखर शून्य से शिखर में। सर आपने जो जर्नी अचीव की है वास्तविकता में काबिले तारीफ है। मैं आना चाहूंगा सर, क्योंकि आज का जो थीम है चाणक्य कल आज और कल में, और जिससे आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सर, जिस प्रकार से महान चाणक्य की तुलना हमेशा राजनीति से की गई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग वास्तविकता में इसको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इसको गलत समझ रहे हैं? आपकी क्या सोच है सर इस पे? ऐसा है कि चाणक्य का नाम लेते ही लोग उसे बहुत क्या कहते हैं, देखते हैं कि एक भी राजनीति खेलने वाला चाणक्य। लेकिन ऐसा क्यों है? उसके उद्देश्य के बारे में, उसने ऐसा क्यों किया, उसका कार्य, उसके विषय में हमको जानकारी क्यों नहीं है? हमारी पीढ़ी तक को नहीं है। अब भी मुझे लगता है ये निमित्त है, चाणक्य के ऊपर एक सीरियल आया और मेरा नाटक इतने वर्षों से चल रहा है, उसके पश्चात उस पर काफी, उसके पहले भी लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो आक्रमण हुए, वो आक्रमणों में हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसके मूल नष्ट करने की हमेशा प्रयास किया गया। हम सब जानते हैं नालंदा विद्यापीठ कितने सालों तक जलता रहा। तक्षशिला विद्यापीठ एक ऐसा केंद्र था जहां विश्व से कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इतना बड़ा विद्यापीठ था, क्या नहीं सिखाया जाता था। आज तक्षशिला और गांधार की गांधारी थी, वो हम जानते हैं। कंधार, वो जो 814 जो प्लेन हाईजैक हुआ था, और आतंकवादियों की वजह से हम कंधार और तक्षशिला जानते हैं। लेकिन एक जमाने में वो भारत का प्रवेश द्वार था। वहां से ही, वो खैबर घाट से होकर, वहां से ही होकर वो विद्याभ्यास का बहुत बड़ा केंद्र था। और ये संस्कृति नष्ट होने की वजह से इतिहास हमको सही से नहीं पढ़ाया गया। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि स्वातंत्र के पश्चात, स्वातंत्र पूर्व तो सब आक्रमण ही हुए थे। मतलब मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि क्रेडिट चाणक्य को दूंगा कि चाणक्य जो हैं वो, उन्होंने ये खंड खंड में बटे हुए राष्ट्रों को एकत्रित किया। और एकत्रित करने के पश्चात अशोक जब राजगद्दी पर बिठाया, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त का पोता, उसके पश्चात 150 साल के बाद पर किया आक्रमणकारी हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करते हुए आए। इतनी जड़ बेसलाक व्यवस्था उन्होंने अपने ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, या जो प्रबंधन शास्त्र है, जो सुचारू रूप से कैसे राज्य व्यवहार चलना चाहिए, उस प्रकार से राज्य चला। और उसके पश्चात शक, हून, डच, पोर्टुगीज, मुगल, अंग्रेज सब लोग आए। और सब लोगों ने ये सोचा कि ये संस्कृति इतनी जबरदस्त है कि इसके मूल अगर काट दो, इनका इतिहास इनसे काट दो, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। और स्वातंत्र उत्तर भी ऐसा ही हुआ कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो इतना निकृष्ट कक्षा का। हमारे यहाँ जितने महान व्यक्तित्व है, जितने महान विभूतियां हुई हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं। हमारे बच्चों को फ्रेंच क्रांति पता है, हमारे बच्चों को अमेरिकन क्रांति पता है, लेकिन हमारे बच्चों को भामाशाह के बारे में पता नहीं। हमारे बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट सूत्र पता नहीं है। हमारे बच्चों को बाजीराव पेशवा के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? एक छोटी छोटी स्टोरी देके खत्म कर दिया। क्यों? वो जो भी कारण होगा। तो ये अंग्रेजों ने, मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों ने हमको 35% मार्क्सवादी बना दिया। और उसी प्रकार की विचारधारा ने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया। और आज फलश्रुति ये है, और दुखद रूप से मैं कह रहा हूं कि आज के बच्चे को अगर कहें कि भैया ये ऐसी है, अब तुम्हें पता है इसका कारण क्या है, क्यों हम प्रकृति में, नहीं, मुझे नहीं जानना है। आज के बच्चे इतिहास से, संस्कृति से, क्यों? शिक्षक 5,000 रुपया वाला हो गया। शिक्षक कैसा होना चाहिए? ये शिक्षक था चाणक्य, जिसने अपना कुलपति पद त्याग दिया,
राजनीति शास्त्र का इतना वेत्ता और प्रमुख आचार्य थे, वो त्याग दिए कि परकीय आक्रांत आया है, सीमाओं को सुरक्षित करो हम भी। उसने बात नहीं मानी, और नहीं मानी इसलिए कुलपति पद त्याग दिया। कितनी खुमारी थी। और वहां से वो निकले भारत भ्रमण पर, और कैसे एकत्रित किया, ये इतिहास तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। मेरा सौभाग्य था कि भातखंडे शास्त्री जैसे मेरे संस्कृत के गुरुजी थे, वो मुझे बताते थे कि क्या है, कि उन दिनों तो कुछ पता नहीं था। लेकिन ये संस्करण हुआ, शायद इसलिए मैं नाटक कर पाया। इसलिए क्या है कि सिर्फ दंत कथाओं में चाणक्य रह गए, सिर्फ दंत कथाओं में, और दंत कथाओं में रह गए, इसलिए दंत कथा ही रह गई। उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति का जो कार्य है, आज ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का सैन्य, कौटिल्य की जो कूटनीति है या उसकी युद्ध नीति है, उसके बारे में अभ्यास करते हैं। यस, ऑफ कोर्स हमारी आर्मी भी, हम सब अभ्यास अभी करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जनसामान्य के लिए भी चाणक्य उतना ही सांप्रत है, ये नहीं हुआ। और उसी के कारण ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक, और कुत्सित राजनीति तक, वो राजनीति कही गई है, राजनीति नहीं कही गई है। वो नीति में कैसे राज किया जाए उसके बारे में सोचता था। और जो कुटिल नीति उन्होंने अपनाई, वो इस राष्ट्र में जो दुशासन थे, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त थे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं था प्रजा के सुख का, उनका निकंदन करके करने के लिए कूटनीति का उपयोग किया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास हम तक सही मायने में नहीं निकला और नहीं आया। इसका ही दुष्परिणाम है कि हम चाणक्य को केवल ऐसे सीमित दायरे में रख कर बैठे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, और मुझे लगता है कि उसके ही कारण उनको हम गलत समझे हैं कि उनका जो नीति शास्त्र है, उनका जो अर्थशास्त्र है, एक व्यक्ति, आप सुनिए, मतलब उनको क्यों कहा गया है, उनको ये उन्होंने नीति शास्त्रामृतम धीमान अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधरे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेद से, कि अर्थशास्त्र रूपी महासागर से आपने नीति शास्त्र रूपी अमृत को दोहन किया, अमृत को निकाला। वो महाबुद्धिमान जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त, मैं उसे नमन करता हूं। ये व्यक्ति अर्थशास्त्र के 180 प्रकरण लिखता है, 180 विषय लिखता है। अर्थनीति, दंड नीति, व्यापार कैसा होना चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, कृषि की पद्धति कैसे होनी चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए, ये सब पर विचार विनिमय किया है। और अर्थशास्त्र उसे क्यों कहा गया है? उसे अर्थशास्त्र इसलिए कहा गया है कि अर्थशास्त्र यानी क्या है कि जीवन जीने की जो जीविका है, वो जीविका को अर्थ कहा गया है। और हम कहते हैं ना कि जीवन जीना यानी क्या, जीवन हमने कैसे जिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, तो उस अर्थ में भी वो अर्थ है। तो वो अर्थशास्त्र लिखने वाला जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो आर्य सूत्र है, वो चार आर्य सूत्र पर ये पूर्ण अर्थशास्त्र की रचना है। अब हमारी जो संस्कृति है वो भी ये चार आर्य सत्यों पर आधार है। और ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र लिखने वाले अकेले ही चाणक्य थे, इसके पराशर मुनि है, नारद है, विदुर है, सबने लिखा है। लेकिन उन्होंने अपना मत रखा कि मैं ऐसा कहता हूं, ऐसे कर जो सुधारित आवृत्ति है अर्थशास्त्र की, कुछ नवीन अपने नियम डाले। और इतना विपुल कार्य किया है उन्होंने कि वो कुटिल नीति उन्होंने भारतवर्ष को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया था। जो निष्क्रिय और सत्ता लोलुप मदांध राजा थे, स्वार्थी राजा थे, जो प्रजा के सुख के लिए नहीं केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते थे, जिनके कारण परकीय आक्रांता इस भारतवर्ष में अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते थे, उनका निकंदन करने के लिए उस कूटनीति का उन्होंने उपयोग किया। जिस व्यक्ति ने एकात्म भारतवर्ष का निर्माण किया, प्रजा के जानपदों के सुखमय जीवन प्रणाली उन्हें प्रदान करने के लिए, संरक्षित सुसंस्कृत भारतवर्ष बनाने के लिए एक
सामान्य साधारण घर का एक लड़का चंद्रगुप्त को भारतवर्ष का सम्राट बनाया। और इसलिए उन्होंने ये कूटनीति का उपयोग किया है जहां जरूरत थी वहां। इसलिए उनकी दंत कथाएं बहुत बनी हैं और इन दंत कथाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये आज की तारीख में भी भगवान श्री कृष्ण और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, इनके जैसा मैनेजमेंट गुरु आज तक नहीं हुआ है। तो इनके बारे में ऐसी मान्यताएं जो है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसको राजनीति नहीं समझ के चाणक्य नीति से अगर समझेंगे तो इनको मैनेजमेंट गुरु और बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन इससे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत एक बात मैं कहता हूं कि उन्होंने अर्थशास्त्र जो है वो राज्य व्यवस्थापन के लिए लिखा, और जो नीति शास्त्र है, अब एक समझिए, वो समझते थे कि व्यक्ति से राष्ट्र जुड़ा हुआ है, व्यक्ति से राष्ट्र बनता है। यदि व्यक्ति अच्छा है, कुटुंब अच्छा होगा, कुटुंब का प्रमुख अच्छा है तो कुटुंब अच्छा होगा, अनेक कुटुंब अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, और समाज अच्छा होगा तो राज्य अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। इसलिए नीति शास्त्र जो है वो व्यक्ति विकास के लिए है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी चाहिए, संस्कृत कैसे होना चाहिए, डूज एंड डूज नॉट क्या है, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ये कितने हजार साल पहले लिख चुका है। इसलिए व्यक्ति विकास के लिए नीति शास्त्र है और राज्य व्यवस्थापन के लिए अर्थशास्त्र है। एनीवे, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। व्यक्ति विकास के लिए हम पढ़ेंगे जरूर। मनोज जी, बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। मनोज जी, हमारे सबके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, और चाणक्य के जीवन में भी ऐसा होता है। जब वो राजा धनानंद के दरबार में जाते हैं तब उन सबके सामने अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि उनको धक्का मार के गिरा भी दिया जाता है। गिरने पर जब उनकी शिखा खुल जाती है तो वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, हे राजा धनानंद, मैं तुझसे बड़ा साम्राज्य भी बनाऊंगा और मैं तुझको पराजित भी करके रहूंगा। सर, हमारे भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ह्यूमिलिएशन होता है, और वो ह्यूमिलिएशन फैक्टर से हम लोग भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट करते हैं। सर, उन्होंने कैसे इस इंसल्ट को एक प्रतिज्ञा में बदली, और हम लोग को कैसे इस कमिटमेंट पे जाना चाहिए? सर प्लीज गाइड करिए। देखो, ऐसा है कि ये चाणक्य हम मतलब ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि चाणक्य का नंद के दरबार में अपमान हुआ और नंद ने उसको धक्का दिया, उसकी शिखा को हाथ लगाया, उनका शिरस्त्राण नीचे गिराया, शिखा के पकड़कर धक्का मारा। अब ऐसा है, और उसने अपमान के बदले में प्रतिज्ञा ली कि मैं नहीं छोड़ूंगा, हे नंद, तेरा निकंदन करूंगा। तो क्या, एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति इतना नीति शास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र कहता है, वो क्या हिंदी फिल्म की तरह होगा? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा नहीं है। इतना संकुचित नहीं हो। हाँ, मेरे नाटक में प्रतिज्ञा का भी सीन है, वो सीन नाटक में है, वो उसके अंतर मन के भाव क्या है वो दिखाने के लिए वो जरूरी है कि अंदर का क्रोध है, आंतरिक क्रोध है, आंतरिक प्रतिज्ञा है, क्रोध नहीं है, आंतरिक प्रतिज्ञा है। वो क्यों है? वो इसलिए है, वो खुद के अपमान के लिए नहीं है कि मेरा अपमान किया इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, उनका उद्देश्य क्या था? आप जरा सोचिए, आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला में, वो मूल मगध के थे, उनके जो पिताजी थे आचार्य चणक ऋषि के पुत्र थे इसलिए चाणक्य, कुटल गोत्र थे इसलिए कौटिल्य, और विष्णुगुप्त उनका नाम है, अपने विष्णु पुराण में भी उनका उल्लेख है कि ये एक सामान्य घर के पुत्र को भारतवर्ष का सम्राट बनाएगा और ये विष्णु का अवतार है, ऐसा विष्णु पुराण में भी उल्लेख है। लेकिन पढ़ना किसको है? खैर, तो कौटिल्य उनको उनके नाम से कहते हैं, इसलिए कुटल गोत्र के थे, और कुटल नीति की वजह से कौटिल्य कहा गया है। चाणक्य के पुत्र इसलिए चाणक्य है। तो चाणक ऋषि भी, आचार्य चाणक भी राजनीति शास्त्र के पंडित थे, वो पढ़ाते थे, और नंद के दरबार में भी वो एक कुछ जो सलाहकार समिति होती है उसके अंदर वो भी थे। तो बचपन से ही उनको ये सिंचन मिला था। 10-12 साल के थे पिता को, और उन्होंने क्या किया, नंद जो दुष्ट था उसके खिलाफ
आवाज उठाई प्रजा में, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो नंद ने उनको पकड़ा, कारागृह में डाला, और कारागृह में उनकी मृत्यु हुई। कुछ दिनों पश्चात उनकी माता की भी मृत्यु हुई, और माता की मृत्यु होने के पश्चात एक अकेला व्यक्ति, 10-12 साल का बच्चा, संस्कार सिंचन इतना दृढ़ था कि उनकी जो ज्ञान की जिज्ञासा थी वो उन्हें ले गई तक्षशिला। फिर वहां पर पढ़े, वहां पर राजनीति शास्त्र के अध्यापक हुए, आचार्य हुए, मुख्य आचार्य हुए और कुलपति भी हुए। और तब 320 बीसी में जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करते हुए आ रहा था, तब वहां के राजा अम्बी को कहा कि ये आ रहा है, इसे रोको, इसका स्वागत मत करो। लेकिन स्वार्थ कितनी भयंकर बला होती है, लोभ कितना भयानक होता है, उसने ये सोचा कि ये तो चला जाएगा आक्रमण करके, वो तो विश्व विजय की प्राप्ति के लिए आया था। वो उसके विश्व विजय का स्वप्न जो था वो शिक्षक ने भारतवर्ष में ही कुचल कर रख दिया, जिसका नाम था चाणक्य। एक समझने जैसी बात है कि आम भी नहीं माना, इसलिए पोरस के पास आए, काशी, कौशल, कौसंबी, इंद्रप्रस्थ, सब जगह गए, सब जगह ढूंढा कि कोई है साथ देने वाला। अब एक बात सोचो, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक पैदल सैनिक जिसके हाथ में नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय विजन, सिवाय फोकस कि मुझे ये करना है। और अब ये क्यों करना है कि कोई भी परकीय आक्रांता आकर मेरे भारतवर्ष की भूमि पर संस्कृति का निर्मूलन न कर पाए, इस भारतवर्ष को उखाड़कर न फेंके। वो खंड खंड में बटे हुए जो छोटे छोटे गणराज्य हैं, उनको कैसे सम्मिलित करूंगा, उनको कैसे संगठित करूंगा, जिससे ये परकीय आक्रांता यहां पर न आए। ये विचार है, और ये शिक्षक करता है। वो शिक्षक वहां से आता है, सबको मिलता है, फिर वो आता है अपनी मातृभूमि को। अब आपकी बात पर मैं आता हूं कि वो जब मगध में आए, मगध में जब देखा, उनको पता था नंद क्या है, उनको एक लगा कि चलो एक बार तो ये आदमी शायद हो सकता है कि ये मदद करे। लेकिन जब देखा कि जब राजा ही भ्रष्ट है, जब राजा ही अनीति का पालन करने वाला है, दुराचारी है, तो उसके अधिकारी भी वैसे ही होंगे, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। हम देखते हैं, आज भी उदाहरण देखते हैं, कई आईएएस ऑफिसर के पास 300 करोड़ 500 करोड़ की अनैतिक संपत्ति होती है, पलंग के नीचे से कहां कहां से संपत्ति निकलती है, जिनका पगार भी उतना नहीं होता। कैसे निकलती है? तो यथा राजा वैसे अधिकारी, तो उनके अधिकारी भी भ्रष्ट थे, उसके मंत्री संतरी सब लोग भ्रष्ट थे। तो ये देखा स्वरूप। और एक बात सोचने जैसी है, वो मगध क्यों आए, ये भी सोचने जैसी बात है कि उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को जब सोचा, तो मध्यवर्ती शासन कहां रहेगा, केंद्र कहां रहेगा। हम जब कोई भी हमारी फैक्ट्री बनाते हैं या 2-3 काम जो करते हैं, उस वक्त हम सोचते हैं कि हमारा ऑफिस कहां होगा, हमारा शासन कहां से चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलेगा, वो सोचते हैं ना, जहां सारे रिसोर्सेस हैं। अब सोचने जैसी बात है। अब महाभारत काल में जाइए, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को क्यों मारा? मगध शासन जो आज का बिहार है, उस समय तो झारखंड नहीं था, लेकिन आप देखिए नेचुरल मिनरल्स जितने भी हैं, खनिज संपत्ति है, गंगा यमुना से बहुत घेरा हुआ प्रदेश है, धन धान्य विपुल प्रमाण में है। आज भी देखो, उस समय भी लोहे की आवश्यकता थी, तांबे की आवश्यकता थी, और जो खनिज संपत्ति है उसकी आवश्यकता होती है, तो विपुल प्रमाण में उसी प्रदेश में आज भी है। आज भी टाटानगर बिहार में है। क्यों है? कि वहां लोहा पकता है, तो इसलिए ये केंद्रीय शासन यहीं पर रहेगा, ये सोचा होगा उन्होंने। इसलिए वो आए वहां कि नंद तो भयंकर है, गए, बातचीत की, दरबार में जिस तरह से उनका अपमान हुआ, उस अपमान को उन्होंने पर्सनल अपमान नहीं माना, कि ऐसे जितने भी नंद है भारतवर्ष में, उनका निकंदन ही एकमात्र उपाय है और कुछ नहीं है। वो मन संकल्प किया, और जो हमारे साथ आते हैं वो प्रेम से, अगर नहीं साथ आते तो साम दाम दंड भेद चारों उपनीति का प्रमाण मस्त करके उन्होंने कैसे ये साध्य किया
कि अपमान को सम्मान में परिवर्तित कर दिया, अपमान को सकारात्मक दृष्टि में परिवर्तित कर दिया। क्या है, शत्रु का कार्य होता है, देखो कोई भी व्यक्ति शत्रु होता है ना, वो उकसाता है आपको, उकसाने से हम क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहते। तो कोई उकसाए भले, लेकिन हम हमारे गोल से भटकने नहीं चाहिए। इसलिए प्रतिज्ञा जो थी वो स्वयं के अपमान के प्रतिशोध के लिए बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली वो स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं थी। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि अपमान को सकारात्मकता में कैसे परिवर्तित करें, ये हमें सोचना चाहिए। तो ऐसा प्रयास करें और बिल्कुल हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सामने वाला कितना भी हमें अपमानित करे, हमने हमारा विवेक नहीं खोना है। हमारे विवेक को काबू में रखकर हमारी शक्ति जो है विवेक की, उसे नहीं खोना है। और ज्यादातर लोग इसे खो बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, अपना रास्ता खो बैठते हैं। इसलिए हमारा अहित चाहने वाला हमारी कमजोरी का यही फायदा भरपूर उठाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। और शत्रु से घृणा करने में हम हमारी शक्ति जो है वो वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हम हमारे लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य हमारा प्रॉपर फोकस होना चाहिए। और उसकी ताकत को हम जब भ्रमित होते हैं ना, तो शत्रु की, सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानते। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसकी हर छोटी बड़ी बातों पर हमें सूक्ष्म नजर रखनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे जा रहा है। इसलिए जब अपमान होता है ना, तो कछुआ होता है ना, कछुए को हम अगर मारने के लिए दौड़ते हैं ना, तो उसका जो मुंह होता है, जो मुख का भाग होता है, 4 पांव होते हैं और पीछे का थोड़ा सा भाग होता है, पूछ नहीं होती, बट वो जो भाग होता है, तो वो सिकुड़ लेता है अपने कवच में, अंदर आ जाता है कि कोई मुझे मारे ना। और उसी तरह अपने जो भी ये काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर जो भी है, वो हम आकुंचित कर ले अंदर, उसका प्रदर्शन नहीं करना है। वो विवेक बुद्धि है। फिर जब अपनी तैयारी पूरी हो जाए कि भाई अब मैं प्रतिकार कर सकता हूं, और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा अहित इच्छता है, कि जो भी इस तरह का दुष्ट व्यक्ति है, उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। इसे माफ करोगे तो शत्रु का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए देखो, हमारे भगवत गीता भी मैनेजमेंट गुरु ही है भगवान श्री कृष्ण। वो भी क्या कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितना कमाल का वर्णन है। क्रोध से सम्मोहित हो जाता है मनुष्य, सिर्फ क्रोध में रहता है और कुछ नहीं सोचता उसको। और सम्मोह से स्मृति भ्रंश हो जाता है, आदमी की अकल काम नहीं करती, विवेक नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश होने पर प्राण का नाश हो जाता है। एंड इन साइंस डॉक्टर टेल्स ब्रेन डेड हो गया है भाई। ब्रेन डेड मीन्स इज डेड। सो शंकराचार्य भी, उन्होंने बहुत इस पर अच्छी टीका की है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तम्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति शांतस्य कुत सुखम। जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवहारिक बुद्धि, विवेक बुद्धि नहीं होती। और व्यावसायिकता, जिसे हम विवेक बुद्धि न होने की वजह से, उसमें कर्तव्य परायणता की कोई भावना नहीं होती। और कर्तव्य परायणता चाहिए। और ये भावना न होने की वजह से शांति कभी नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को कहां से सुख मिलेगा भाई। आज जो भी देखो, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं है। बट तू क्यों तेरे गोल से भ्रमित है? अगर हम बैठकर सोचे, आज योग है, योग की क्रियाएं कितनी सुंदर हैं। इसलिए क्रोध को अहम नहीं सोचना चाहिए,
क्रोध को सोहम में परिवर्तित करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज चाणक्य डिड। और इसलिए जितने देखो हमारे भारतवर्ष में जितने भी महान पुरुष हुए हैं भारतवर्ष के, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, वैज्ञानिक हो, खेलकूद के हो, आप देखो ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण ले लीजिए, क्या उनको कम अपमान सहन करने पड़े हैं? भगवान श्री राम देखिए क्या 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 नहीं सहन करना पड़ा, क्या नहीं सहन करना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, चाणक्य ले लो, बाजीराव पेशवे ले लो, तिलक महाराज ले लो, लोकमान्य तिलक, हमारे वीर सावरकर जी ले लो, दिन पूरी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सहन कर किया है, कितना। और स्वातंत्र उत्तर भी उनको अपमान ही सहन करने पड़े। उद्योगपति टाटा जी हैं, उद्योगपति बिरला जी हैं, आप धीरूभाई अंबानी ले लीजिए, क्या कम सहन करना पड़ा है? लेकिन गोल से नहीं भटके भैया। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, हमारे गणित श्रीनिवास रामानुज जी, अब कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी, क्या कम सहन करना पड़ा है? ऐसे ही थोड़ी कप्तान बना है। पीटी उषा ले लो, कहां से आई? हाँ, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े फैमिली के होने के बावजूद कितने अपमान सहन करने पड़े, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। आज वो अमिताभ बच्चन है। बिरजू महाराज साहब, पंडित जसराज, अभी उनकी देहांत हो गया। बहुत अद्भुत सिंगर भीमसेन जोशी साहब, कहां से आए थे, क्या नहीं सहन करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के अपमान जरूर हुएंगे, लेकिन अपमान को, अहम को सोहम में परिवर्तित कर दिया, इसलिए वो महान बने। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से हमको समझाया इसके बारे में। आपने ये भी बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया पे अगर कोई कंट्रोल कर ले तो वही सच्चा नायक बन सकता है, वही सच्चा लीडर बन सकता है। आपने ये भी सिखाया कि समझदार इंसान वो नहीं जो फेंके हुए ईंट के जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वो है जो फेंके हुए ईंट से अपना आशियाना बनाए। जरूर आप अपना आशियाना बनाए फेंके हुए ईंट से। सर आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। मनोज जी, वैसे फिल्म बनाने में काफी वर्ष लग जाते हैं, करीबन 2 वर्ष लग जाते हैं या 3 वर्ष भी लग जाते हैं। काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी धनराशि चली जाती है और काफी समय भी चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही किरदार के लिए सही कलाकार चुनना। ये सेम चुनौती हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे लिए भी वैसे होती है कि करीबन 2 साल या 3 साल वर्ष काम करने के बाद हमको कभी एक पल ऐसा महसूस हो जाता है जब हमको लगता है कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम कारोबार में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। सर आपके साथ भी वैसे ही होता है, 2 साल या 3 साल काम करने के बाद आपकी जब या फिल्म हिट या फ्लॉप हो जाती है, जब फ्लॉप होती है तो आपकी मन स्थिति कमजोर हो जाती है, आपका मनोबल ठीक नहीं रहता है। सर उस वक्त कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं सर, और कैसे अगले फिल्म के लिए प्रिपरेशन करते हैं? देखो ऐसा है, मैंने तो मेरे जीवन में एक सीरियल प्रोड्यूस की है, चेष्टा की है उसकी, और एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका लॉस अभी तक भुगत रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने भी सहभाग लिया था उसमें, इसलिए बच गया। ऐसा है कि मुझे ये करना है, और ये करना है, पता है कि लॉस होने वाला है, पता नहीं फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन फिल्म चलेगी, ये आत्मविश्वास के साथ हम करें। कोई भी काम अगर करना है तो डट कर करना है। यही इसलिए देखो प्रोड्यूसर भी रिपीट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि किसी प्रोड्यूसर की फिल्म, सारे प्रोड्यूसर की फिल्म तो 300-500 करोड़ का धंधा नहीं करती ना। फिर भी 1000-1200 फिल्में बनती हैं हर साल। क्यों बनती हैं? कोई जरूरी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर ही हिट हो, और जरूरी नहीं है कि ये जो सो कॉल्ड 3-4-5 जो भी हैं वही मेरी फिल्म में हो, इसलिए फिल्म उनको ले लेंगे तो 100 करोड़ अपने आप हो जाएंगे। फिल्म बनने से पहले 100 करोड़ हो जाते हैं खर्चा कर। तो वो छोटी फिल्म वाले मेकर हैं, वो भी तो जबरदस्त हैं। तो वो क्या करते हैं, भैया मैं ओटीटी में बेच दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसको लालच नहीं है कि मेरा फिल्म 300 करोड़ का धंधा करे, जरूरी नहीं है।
दूसरा ऐसा है कि देखो चाणक्य नीति क्या कहती है कि तावत भयेषु भेतव्यम, तावत भयेषु भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम दृष्ट्वा परहतव्यम शंकया। मुश्किल घड़ी जब आती है ना, मुश्किल घड़ी, ये किया मैंने, अब क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? भाई तू पहले ये सब, पहले तुमको आयोजन करना चाहिए था कि मेरी फिल्म इस दायरे की है, इस दायरे की है, इस दायरे की है। देखो अगर सभी फिल्में 100-200 करोड़ का धंधा नहीं करती, कुछ तो कमाती हैं, तभी तो 12-17 फिल्में बनती है, ये तो क्यों बनती? बट फिर भी अगर मुश्किल घड़ी आ जाए तो हर प्रोड्यूसर शायद चाणक्य नीति नहीं पढ़ा है, जरूरी नहीं, बट अंदर उसके क्या चल रहा है कि मुश्किल घड़ी में, आपत्ति में, अपयश में, संकट से तब तक नहीं डरना है जब तक वो दूर नहीं होता। इसलिए डरना नहीं है। क्या बात है सर। आपत्ति, अपयश, संकट सामने आ जाए तो उसका सामना धैर्य के साथ करना चाहिए, डट कर करना चाहिए, और शंका विरहित होकर, बिल्कुल शंका चाहिए ही नहीं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या, उसके में उलझे रहेंगे आप। उसको देखेगी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, किसी भी प्रकार की शंका के बिना उसे दूर करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, और ये हर प्रोड्यूसर करता है, इसलिए फिल्में बनती है। क्या बात है सर। तो धीरज जो है ना, ये मंत्र है। हम देखते हैं कि वो श्रद्धा सबूरी साईं बाबा का एक सूत्र है, वो धीरज है। अब कोई भी महान व्यक्ति ले लीजिए, उसके जीवन में धीरज का जो पल्ला है ना, वो भारी रहेगा। कोई भी यशस्वी व्यक्ति ले लीजिए, आप भी व्यावसायिक हैं, देखो कुटुंब प्रमुख भी होता है ना, वो भी धीरज रखता है। चलो आज नहीं होगा, आज 7 महीने से एक छदाम कोई कमा नहीं रहा है, हम फिल्म वाले तो 1 भी रुपया नहीं कमा रहे हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हाँ तो क्या करेंगे? रात को सोनी, ऐसा नहीं है, गिरते वक्त सो जाता हूं, मैं तो सो जाता हूं, और कोई ऐसा बहुत पेड़ नहीं लगाया है कि बहुत ऐसे पड़े हैं पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हम, ये लाइन ही स्ट्रगल की है, याद रखना, ये लाइन जो है, ये जो हर क्षेत्र अपने को स्ट्रगल जारी है, लाइफ टाइम जारी है। इसलिए जीविका को अर्थ कहा गया है, चाणक्य का, अगेन मैं कहता हूं यही अर्थ है उसका। एनीवे, जीवन जीने की जीविका को अर्थ कहा गया है। तो मानवी कार्य विपत्ति कौशल न विनार भय, निष्फलता इंसान को सीख देने के लिए आती है, सफलता सीख नहीं देती, याद रखना। सफलता में दिमाग आउट हो जाता है लोगों का, पागल हो जाते हैं। पागल नहीं होना है, हमें संयमित रहना है। इसलिए निष्फलता आनी बहुत आवश्यक है। मैं भी 1-2 बार फेल हुआ हूं जिंदगी में, लेकिन डरा नहीं। ठीक है भाई, मेरे से छोटे बच्चे मेरी स्कूल में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन थोड़ी सी शर्म आई, बट ठीक है, पर निष्फलता से डरा नहीं मैं, कोई भी नहीं डरा। ऐसे कई उदाहरण है, मैं तो मेरा उदाहरण दे रहा हूं, बट निष्फलता से डरना नहीं है, वो अब हमको सिखाने के लिए आती है। नुकसान हुआ इसलिए असफलता मिली मुझे, अब क्या करेंगे, नहीं, हमें धीरज रखकर होशियारी से उससे निपटना चाहिए। अभी सपोज मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ये हो गई, फिसल गई, मेरी लागत लगी है सपोज 5-6-7 करोड़ की, 10 करोड़ की, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इसको मैं डबिंग में बेचता हूँ, इसको 4-5 भाषा में डबिंग में देता हूँ, इसको मैं OTT प्लेटफॉर्म पे बेचता हूँ, चलो मेरे इतने पैसे निकल गए, मेरा ये हो गया, तो मेरे पैसे निकल सकते हैं। और एक कमाल की बात डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोली है, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। फेल का स्पेलिंग क्या है? FAIL, है ना? उन्होंने कहा फेल यानी फेल्यूर नहीं है, इट इज अ फर्स्ट, A यानी अटेम्प्ट, I यानी इन, लर्निंग, L, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इट इज कॉल्ड फेल। और कभी भी एंड नहीं होता भैया, समाप्ति नहीं होती। फिल्म में आता है दी एंड, लेकिन एंड नहीं होता। एंड यानी एफर्ट्स नेवर डाइज, एफर्ट, N, नेवर, D, डाइज। यस सर।
दैट्स द थिंग। और भगवत गीता वो तो मैनेजमेंट का सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमने सबने सुना है, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्म। कर्म जो है वो कर्तव्यों का पालन हमें बिना फल की इच्छा से करना है, बिना फल की इच्छा से। अपनी कंप्लीट निष्ठा जो है वो उसके प्रति ईमानदारी से करें, बुद्धिपूर्वक करें, पूरी लगन के साथ अगर हम हमारा काम करें तो फल जरूर मिलेगा, उसको ऊपर वाले को देना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। दैट्स इट सर बहुत अच्छे से आपने समझाया कैसे किस धीरज से और किस निष्ठा से हमको काम करनी चाहिए। हम जरूर लगन से करेंगे सर। वैसे मनोज जी अगले पड़ाव पे आते हैं। जैसे आपकी काफी सारे फिल्में हिट गई है और मैं समझता हूँ चुनिंदा फिल्म आपके कुछ दिल के नजदीक होगी, लेकिन आपसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा ऑडियंस से समझना चाहते हैं कि वो आपकी कौन सी फिल्म पसंद ज्यादा करते हैं। विदुषी जी, कौन सी? कैन यू हैव ऑडियंस पोल? यस, तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन होगा जहां लिखा है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद है। आप प्लीज इनमें से एक क्लिक कर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड और है। 3, 2 एंड पोलिंग। तो 55% ऑफ द ऑडियंस ने कहा है कि उन्हें फिर हेरा फेरी बहुत पसंद है। अराउंड 19% ने कहा है कि उन्हें गोलमाल पसंद है और 17% ने कहा है कि उन्हें हंगामा पसंद है। सर आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है सर इसमें से? मुझे तीनों फिल्में पसंद है। नहीं, ऐसा है, मैं मेरा काम जो भी मुझे रोल मिलता है उसमें 100% देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रोल है, जो भी साइकी है, उसको निभाने का संपूर्ण रीत से प्रयास करता हूँ। शायद यही मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई गॉडफादर नहीं है सिवाय के गॉड, सिवाय के भगवान, वही मेरा गॉडफादर है। बट आपका जो कार्य है ना, वही आपको विजयी बनाता है, वही आपको काम दिलवाता है। तो उसी के जरिए मैं इस इंडस्ट्री में आज जो भी मुझे मिला है उसी की वजह से मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा 100% जो है वो देने की कोशिश मैं हर भूमिका में करता हूँ, चाहे गोलमाल हो, हंगामा हो, फिर हेरा फेरी हो। फिर हेरा फेरी का पात्र तो ये लोगों को इतना पसंद है, यंगस्टर्स को इतने मीम बनाते हैं। पहले तो मुझे वो मीम क्या है उसका अर्थ ही नहीं पता था, लेकिन मेरे ही बच्चे मुझे बताते थे, तब पता चला अरे बाप रे, ये तो इतना उसके पेजेस बनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो 150 रुपया देगा वाला डायलॉग। अब मैं चाणक्य भी करता हूँ, मैं फिर हेरा फेरी भी करता हूँ और सब करता हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू। प्रेरणा मिलती है मल्टीटास्किंग कैसे बने और मल्टीपल रोल कैसे करे, ये वास्तविकता में हमारे सबके लिए सीखने के वास्ते है। मनोज जी, एक चाणक्य का बहुत ही फेमस कोट वो बोलते थे, कश्चित कशचिन्मंत्रे न कश्चित कशचित रिपुः अर्थतस्तु निबध्यन् ते मित्राणि रिपवस्ता। न कोई किसी का शत्रु है, ना ही कोई मित्र, कार्यवश ही शत्रु और मित्र बनते हैं। सर आज के इस कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल वर्ल्ड में और आपकी इंडस्ट्री में भी ये कितना लागू है? सर ऐसा है कि देखिए, चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बहुत कमाल कहते हैं कि सुख में सब अपने साथ होते हैं। हम सबको मालूम है, हमारे घर में जो कुटुंब प्रमुख होते हैं ना, दादा, वो हमें डेफिनेटली कहते हैं भैया संभल के रहना, ये सब जो है ना वो सुख में साथी हैं, दुख में कोई नहीं, अपने भजन दोहे देखो। ये सब हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, सारे संत, याद रखना, वो हमें सब सिखाते हैं। चाणक्य तो सिखाते ही हैं, तो ये भी हमें सिखाते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो सुख में सब अपने साथ होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि वो हमारे मित्र हैं। तो वो भूल कभी ना करे। जब समय खराब होता है ना अपना, तो अपने भी भाग छूटते हैं। कईयों के उदाहरण होंगे, आप कईयों को, बहुतांश लोगों को पूछिए आप, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा जवाब। कोई नहीं खड़ा रहा भैया,
क्या बात। वो एक थे, वो मेरे लिए खड़े हुए। और ऐसा विरल व्यक्तित्व होता है। और स्वार्थ, ये मनुष्य का अंदर का ना एक बहुत डीप स्वभाव है, गुण है वो। अपॉर्चुनिटिज्म, अपॉर्चुनिटिस्ट, ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटिस्ट ही होते हैं, क्योंकि एक परस्पर भाव, सिर्फ मेरा क्या होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। देखो आज की शिक्षा पद्धति भी वही है। मेरा बहुत गुस्सा है मुझे उस पर, कि मैं ये सीखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कोर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अरे तुमने किया क्या है भाई, तू पहले डट के तो कर, ये कोर्स करके आया और मुझे क्या मिलेगा। ये क्या है कि पहले की शिक्षा पद्धति देखो, पहले की गुरुकुल पद्धति देखो। आज कोई भी हमारे, आपके आपके मेरे दादा, आपके दादा, जो एक दो पुरखों पहले के हैं, वो सामाजिक जो चलन है, जो समाज में से उन्होंने निरीक्षण किया हुआ है, उसके आधार पर उन्होंने अपना जीवन बनाया है ना। तो इसलिए लोग जो है ना, वो सिर्फ अपना कार्यभाग साधने के लिए मित्र और शत्रु बनते हैं, याद रखना, केवल स्वार्थ से। क्या बात है सर। और कोई विरल होगा, देखो कृष्ण सुदामा जी की जो मित्रता है ना, ऐसी मित्रता विरल होती नहीं है। ऐसा कि आज नहीं है, आज ऐसे भाव के व्यक्ति भी हैं। मैं कहता हूं, मैं महेंद्र भाई जी से अभी मिला हूं, अभी मिला मतलब बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूं, नॉट बिकॉज आई नो हिम, बट इतनी भावनात्मकता, इतनी कौटुंबिक एकता, और इतना मतलब क्या कहते हैं उसे, तरल स्वभाव, तरल, बहुत ही तरल स्पर्शी। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिंदगी में, जो सरल है, तरल है, पारदर्शी हैं। ओके, भले आप कोई भी व्यवसाय करो, बट ऐसे विरल व्यक्ति तो होते हैं, जो कृष्ण सुदामा की मित्रता जो मैंने कही। तो आपके हितेच्छुक सच्चे मित्र जो है, वो जीवन में बहुत कम होते हैं। देखो आपको 10 लाख लोग जानते हैं, मुझे भी 10 लाख से लोग ज्यादा जानते होंगे, मेरे काफी फॉलोअर्स हैं, लेकिन सब थोड़ी मित्र हैं। ये जो आजकल जो सोशल मीडिया में जो मित्र होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। वो फेसबुक में जाते हैं, ओके, अरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई, ले ली, वो कौन है क्या है उसे जाने बगैर तुम सारी उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हो, उसके लिए इतनी चिंता करते हो। अरे तुम्हारे घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, वो बोलेगी आई एम फीलिंग सो सैड टुडे, आई एम हैविंग कोल्ड। ओके ओके ओके, डोंट वरी, डू एक काम कर, जिंजर को ये करके वो पियो, ऐसे 50 उपाय बताएगा। लेकिन घर में पत्नी बेचारी बीमार है, घर में अपनी माँ बीमार है, उसको सर्दी हुई है या बुखार है, उसके लिए नहीं है उसके पास टाइम, जिसको जानता नहीं है उसके लिए टाइम है। तो लाइक्स और डिसलाइक के लिए ये हमारी अगर प्लास्टिक जिंदगी है, बिना सोचे समझे, तो ये सब, ये बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल जिंदगी है। और एक बहुत कमाल की बात चाणक्य ने कही है कि जहर का जो घड़ा होता है ना, जहर से भरा हुआ घड़ा, हाँ, पानी में जहर मिलाया हुआ है और घड़ा है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा कटोरी भर के दूध डाल दे, पानी सफेद हो जाएगा। उसका मतलब वो दूध नहीं है, वो जहर ही है ना। तो उसे दूध नहीं मानना चाहिए। ओके, अगर मुंह पर कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे ना, तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे इसका कोई बिगाड़ने वाला कोई तो है। ये कुछ ये इतनी चिकनी चुपड़ी है, तो इससे हम ऊपर चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, इन शॉर्ट। थैंक यू। और तो ये है, मुझे लगता है कि इसलिए राजनीति में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी कहते हैं कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, हमको एक डिस्टेंसिव वे में चलना चाहिए। क्या बात है सर, धन्यवाद, आपने इसको बहुत विस्तार से समझाया मनोज जी। मनोज, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम सभी काफी कुछ जानते हैं आपके बारे में, लेकिन कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे, उससे कुछ जुड़े सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर जी। आपकी पहली पसंद क्या है, थिएटर या फिल्म? ऑफ कोर्स थिएटर। क्या बात, जिसमें आत्मानंद मिलता है।
एक बात बताऊं, आप आत्म सुख जिसको कहते हैं ना, वो सिर्फ मशीन से, सुखी चीजों से नहीं आता। आप एसी में बैठे हुए हैं और कहीं पर अगर आप जाते हैं ना घूमने के लिए, अरे यार जरा गाड़ी का एसी बंद कर दो यार, खिड़कियां खोल दो यार, प्योर ऑक्सीजन लेंगे। तो थिएटर मेरे लिए प्योर ऑक्सीजन है, गंगा स्नान है। थैंक यू। क्या बात है सर। वैसे आप खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो हाँ, वो मिसल पाव या वड़ा पाव अगर चुनने को क्या करेंगे? मिसल पाव, मैं पाव नहीं खाता एक्चुअली। बाहर का पाव मैंने बहुत साल हो गए मैं बंद किया हूँ। लेकिन वड़ा पाव मेरा बहुत प्रिय था, लेकिन वो भी नहीं खाता मेरी तबीयत की वजह से। दोनों मेरे प्रिय पदार्थ हैं वैसे। सर और वैसे बंबई में रहने वाला वड़ा पाव से वंचित कैसे रह सकता होगा, कैसे रहा होगा? और खासकर आप पार्ला में रहते हैं सर। हाँ, नहीं, पार्ला में तो वो बहुत सारे हैं इधर, 2-3 वड़ा पाव वाले हैं। पहले बहुत खाता था, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन अभी नहीं खाता हूँ। बट कभी कभी ऐसी अचानक चढ़ जाती है तो पत्नी को कहता हूँ, बहुत अच्छा रसोई बनाती है, तो घर में वड़ा पाव वही स्टाइल के वो बनाती है, अच्छी कुक है वो, इसलिए मैं मिस नहीं करता। बट कभी कभार खा लेता हूँ, निश्चित रूप से वो घर में ही पाव बनाती है इसलिए खा लेता हूँ। क्या सर, वैसे तो आप सबको हंसाते, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कौन हंसाता है, परेश रावल या जॉनी लीवर? दोनों। एक की वीटी ह्यूमर है परेश भाई की, बहुत तिरछी ह्यूमर है उनकी, और बहुत बुद्धिमान है। और जॉनी भाई क्या कहते हैं, मैं एक बात बताऊं क्या, जॉनी भाई को अगर मैं उनकी कंपैरिजन चार्ली चैपलिन से करूंगा ना, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या जीवन जिया है वो व्यक्ति। और एक बात याद रखना, ह्यूमर है ना, ह्यूमर, कॉमेडी, वो गंभीरता के गर्भ से पैदा होती है, दुख के गर्भ में पैदा होती है हमेशा। तो इसलिए जॉनी भाई है ना, वो उनके यहां जाता हूं ना, मेरा खून ऑलमोस्ट 1 लीटर बढ़ जाता है। और मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों के साथ बहुत काम किया है। एक वीक में 1-2 बार बात होती है। क्या बात है सर। सर मैक्सिमम रीटेक एक सीन में सबसे हाईएस्ट आपका क्या रहा है, कितनी बार? मेरे हुए ना, ऐसा नहीं है, अभी 20-25 रीटेक हुए हैं, और एक आध बार हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक व्यक्ति की वजह से रीटेक नहीं होता, इसमें सांघिक है, पूरा टीम वर्क है। ये अपने व्यवसाय हो कुछ भी हो, ये टीम वर्क है। इसलिए टीम वर्क में एक आध व्यक्ति की वजह से वो हो सकता है, तो दैट्स ओके। थैंक यू मनोज जी, आपने बताया। मैं अगले पड़ाव पे बढ़ता हूँ जी। आजकल सुशांत सिंह का जो विषय है बहुत चर्चा में चल रहा है, या आत्महत्या, ये तो समय बताएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी से नेपोटिज्म या बॉलीवुड माफिया का रोल चल रहा है। आपने 22 साल इस इंडस्ट्री में अनुभव लिया है सर, आपके विचार क्या है इसके बारे में? मैं स्ट्रेट बताता हूँ, मेरे पिताजी इसमें नहीं थे, इस क्षेत्र में बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। नेपोटिज्म ऐसा है कि कहां नहीं है, इसलिए नेपोटिज्म ठीक है, ग्रुपिज्म हो सकता है किसी ग्रुपिज्म की वजह से मुझे भी नाराज होना पड़ा हो, लेकिन मैंने कंप्लीट दुर्लक्षित किया है उसे, कंप्लीट। ग्रुपिज्म की वजह से हो सकता है मुझे भी सहन करना पड़ा है, लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, मुझे काम करना है, दैट्स इट। और मुझे कहा, देखो मेरा स्वप्न जो है ना, मेरे घर के नीचे 5 गाड़ियां खड़ी हैं, बेंटली खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, हमर खड़ी है, ऐसा मेरा स्वप्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुछ भी करूं, किसी का भी लांगुल चालन करूं, किसी को भी जाके पांव पकड़ लूं, ऐसी वृत्ति भी नहीं है। काम के चरणों में पड़ूंगा, कर्म के चरणों में पड़ूंगा, और जो मिलना है मिलेगा, ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं। वो कर्मण्यवादी कारस्थे की जो
श्रुति है ना, उसी से काम चलता है मेरा, कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, ग्रुपिज्म है उसका मुझे सहन भी करना पड़ा है, लेकिन मैंने उसको कंप्लीटली दुर्लक्षित किया, कंप्लेन नहीं किया। और मेरे टैलेंट के 25% काम भी मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं मिला है, ये भी उतना ही सत्य है। नाराज नहीं हूं मैं, क्या बात है सर। मैं आज भी वो जारी है, टुमारो इट विल कम। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग डिटेल में। सर आप सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव है और ट्विटर में आपके करीबन 2 लाख से अधिक फॉलोअर भी है। हाँ, हाल ही में आपने बहुत कमाल कर दिया सर, वो 1 रुपए वाली चीज लिखी और करीबन 75,000 लाइक मिले। सर इतना अच्छा तरीके से सोशल मीडिया को मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक यूटिलाइज किया होगा कि 1 रुपया पे 75,000 लाइक मिले। सर प्लीज हमें बताइए। ऐसा है, कुछ चीजें सूझती हैं। ओके, जैसे मैंने कल लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में मातृशक्ति का अपमान नहीं होता था। बस इतना एक लाइन काफी है, जिसको समझना है समझे, और बराबर समझते हैं लोग परफेक्टली समझते हैं। तो ये अंदर की जो आपकी विनोद वृत्ति है ना, उसको काम पे लगा है तो ऐसे शब्द निकलते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं। मतलब बहुत कमाल के फॉलो करते हैं, और मेरा फॉलोइंग भी काफी बड़ा है उससे। और मैं कोई ऐसी टिप्पणी जो भी करता हूं वो क्योंकि पॉलिटिकली हम अलग नहीं हो सकते, मेरा मानना है। आप इस पूरे सिस्टम के भाग हैं, तो आप सिस्टम से भाग नहीं सकते। ठीक बात। ओके, तो इसलिए आपको, और मैं बिंदास करता हूं, बिना कोई संकोच रख के ये करके नहीं। मुझे जो लगता है वो विचार प्रकट करता हूं, और इसलिए वो बढ़ता है, और वो प्रकट करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मनोज जी, अगले पड़ाव में जो सवाल है, चाणक्य कहते थे हर छोटे छोटे चीजों से सीखना चाहिए, चाहे शेर हो, चाहे वो सारस हो, चाहे मुर्गा हो, यहाँ तक कि वो क्रो से भी सीखने की बात करते थे। सर इस चीज के बारे में हमें बताइए कि कैसे हम छोटे छोटे चीजों से सीखें। ऐसा है, ये आप जो कहते हैं वो उसके उसमें है, अपना नीति शास्त्र में है, सिंहाद एकम बकाद एकम शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात् वायसात् पंच शिक्षेच्च षट शूनः त्रीणि गर्दभात्। सिंह से एक, मतलब शेर से एक गुण सीखने जैसा है, बक यानी बगुला सारस से एक गुण सीखने जैसा है, और जो कुक्कुट यानी मुर्गे से 4 गुण सीखने जैसे है, कुत्ते से 6 गुण सीखने जैसे है, कौवे से 5 गुण सीखने जैसे हैं, और गधे से 3 गुण सीखने जैसे है। ये निरीक्षण शक्ति है, और हमारी आंखें, कान, ये चतुरस्त्र खुले होने चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए। एज एन एक्टर, सिर्फ एक्टर के लिए नहीं, हर मनुष्य को ये होना ही चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो जो शेर है वो क्या है, शिकार छोटा हो या बड़ा हो, एक पक्षी का भी शिकार करता है, जो उड़ते है तो पकड़ लेता है, और बहुत बड़े हाथी की भी शिकार करने जाता है, जिराफ की भी शिकार करने जाता है। तो वो छोटा या बड़ा शिकार नहीं देखता, कार्य जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, कार्य होता है, और वो निष्ठापूर्वक लगन से मन लगाकर प्रयत्न करना चाहिए, यश अवश्य मिलता है। ये शेर से सीखने जैसी बात है। सारस यानी बगुला, हम बकत ध्यानम बोलते हैं जिसको, एकाग्र चित्त, अपने इंद्रिय निग्रह की बात जो है भगवत गीता की, जैसे मोह माया की बात की उसका निग्रह कैसे करना चाहिए, उससे निजात पाना है। ये बक है जो सारस है, वो देखो देश, काल और बल तीनों को समझकर एक पांव पर खड़ा होता है, ध्यान लगा के, बिल्कुल हिलता नहीं है। छोटा बगला होता है वो छोटी मछली लेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो जहां बड़ा मछली है वहां जाएगा, बट वो इतनी देर तपश्चर्या करता है वो,
बिल्कुल एकाग्र चित्त से। तो वो एकाग्र चित्तता है, एकाग्रता है, वो उससे लेनी है, वो एक गुण है। मुर्गा, मुर्गे से क्या सीखना है भाई? है उचित वक्त पे उठता है, समय पे उठता है। हम लोग सूर्यवंशी हो चुके हैं, आज तक 12 बजे उठते हैं। हमारी साइकिल पूरी अमेरिकन हो चुकी है, ये जनरेशन के आगे की, हमारे आगे, है ना। वो 4 बजे सुबह सोते हैं, 5 बजे सुबह सोते हैं। तो उचित समय पर उठना चाहिए। अक्षय कुमार है ना, अक्षय कुमार शाम रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठता है व्यायाम करने के लिए। उसके सक्सेस का कारण खान पान, रहना, निद्रा प्रॉपर से। तो मुर्गे से क्या सीखना है? उचित समय पर सोता है, अरे उचित समय पर उठता है, और हमेशा सावधान रहता है अटैक करने के लिए। कभी भी उसके पास जाओ, उसे चोंच मारने के लिए आ जाएगा। और दूसरी एक बात है, हम दाने डालते हैं ना, वो कहीं से भी चुपता है, दाने डाले हो नहीं डाले हो, वो बराबर कीड़े या कुछ भी ऐसे चुपता है। तो उसके हिस्से का तो खा लेता है, पर उसके साथ में अगर 2-3 मुर्गे हैं ना, तो उनके लिए भी रखता है, और वो अपने हिस्से का ले लेता है। और चौथा गुण है, दूसरों को उनका हिस्सा भी देता है। ये 4 गुण है मुर्गे के। अब कुत्ते से क्या सीखना है भाई? हाँ हाँ, कुत्ते से भी सीखना है। ऐसा है कि कुत्ते की जो खाने की क्षमता है ना, बहुत होती है, लेकिन अल्पसंतुष्टता। अल्पसंतुष्टता मतलब ऐसे खाना है इसलिए सब कुछ खा ले, ऐसा नहीं है। वो अल्पसंतुष्टि है। खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखा रहेगा, लेकिन अल्प खाएगा। ये पहला गुण। दूसरा गुण, नींद कमाल की लेता है वो। हमें है कि अरे नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं, इतना स्ट्रेस है क्या बताऊं। मेरी पत्नी का 500 शुगर हो गया परसों, स्ट्रेस की वजह से। मैंने कहा क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो? पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा स्ट्रेस नहीं लेता, व्यायाम नहीं होता, बट ठीक है। फिर उन्होंने क्या, फिर इसलिए गाढ़ निद्रा बहुत जरूरी है। 7 घंटे की नींद मिनिमम, साइंस भी कहता है। गाढ़ निद्रा लेता है, लेकिन खट ऐसा आवाज होने पर तुरंत जो है वो उड़ जाता है, फटाक से उड़ जाता है। ये तीसरा गुण। और स्वामी भक्ति जहां भी होता है, उसके स्वामी भक्ति मतलब जो प्यार होता है ना, अनकंडीशनल लव, समर्पण भाव जिसको बोलते हैं, वो कमाल का है। वो सीखने जैसी वृत्ति है। तो हमारे कार्य में भी समर्पण भाव होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन है उनका, स्वामी भक्ति और शूरता। देखो कुत्ते के सामने सांप भी आ जाए, नाग आ जाए, कोबरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको पता है कि शायद वो मर सकता है, लेकिन वो अपनी शूरता एकदम टोच की शूरता दिखाता है। तो ये 5वां गुण है। और ऑनेस्टी, प्रामाणिकता कमाल की होती है उसमें। तो ये 6 गुण कुत्ते से सीखने हैं। अब कौवे से क्या सीखना है भाई? देखो आप कबूतर देखो, जोड़ी में दिखेंगे आपको, कोई भी पक्षी, पोपट है, मैना है, आपको दिखेंगे, मोर है, ढेल है, आपको साथ में दिखेंगे। कौवा कभी साथ में नहीं दिखेगा। कौवा अपनी जोड़ीदार होता है, पत्नी के साथ एकांत में रहेगा, वो प्रदर्शन करके नहीं घूमेगा। हम लोग देखते हैं आजकल जो प्रदर्शनकारी बांद्रा से जाते हैं तो कितना प्रदर्शनकारी दिखते हैं, है ना, कोई शर्म लाज लज्जा नहीं है। बट ये जो कौवा है वो अपनी पत्नी के साथ सिर्फ एकांत में, कोई देखता नहीं है। धैर्यवान होता है, बहुत धैर्यवान होता है, और चतुर होता है। अटैक भी बड़ी चतुराई से समय पर करता है वो। ये उसका तीसरा गुण है। चौथा गुण है सावधानता, सतर्कता। आप उसको पास जाओगे, वो एक आंख से ऐसे 360 डिग्री में देखता है। उसका ध्यान, उसका जो वाइड विजन होता है उसका, है ना, तो विजन हमारा वाइड चाहिए 360 डिग्री में। और किसी पर भी झट से विश्वास नहीं करता। आप कौवे के पास ऐसा लेके जाओगे, उड़ जाएगा, फिर वहां से देखेगा कि सच में खाना देने आया है या उल्लू बनाने आया है। ये कौवा देखता है। तो किसी पर भी फट से विश्वास, एकदम झट से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी अनुभूति करनी चाहिए, उसको परखना चाहिए, फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। तो 5 गुण कौवे से। और गधा, हम हमारे वाक प्रचार में कहते हैं क्या गधा है क्या तू, लेकिन गधे से भी सीखने जैसी बात है भाई। देखो गधा परिश्रम करता है, थक जाता है, थक कर चूर होता है,
फिर भी कठोर परिश्रम करना नहीं छोड़ता है कभी भी। अभी हम लोग रीजन देते हैं ठंड है, गर्मी है, बहुत गर्मी है। पहला गुण कठोर परिश्रम से नहीं डरना है। कितना भी थक जाओ आप, परिश्रम परिश्रम है। हम लोग कोई रीजन नहीं देना, वो रीजन नहीं देता, बहुत गर्मी है यार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करता। बहुत बारिश हो रही है, नहीं काम नहीं उठाऊंगा, ठंड है नहीं उठा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं देखता। वो किसी भी परिस्थिति में ध्यान लगाकर अपने कर्म में लीन होता है, अपना काम निष्ठा से करता है। ये दूसरा गुण। और सदा संतुष्ट रहता है। ये गधे से 3 गुण सीखने जैसे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से पूरा समझाया मनोज जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय की मर्यादा देखते हुए आपने थैंक यू। प्रश्न का विनम्रता और विस्तार से उत्तर दिया। सर, ये पूरा सुनने के बाद मैं समझता हूँ लोगों में काफी जिज्ञासा भी है और कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। हम सिर्फ मात्र एक या दो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे सर। लोग पूछ रहे हैं, एक सवाल ऐसा है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, एक वो लोग जानना चाहते हैं। तो कोई किताब आप जिसके जवाब देना चाहते हैं? बहुत सारी बुक्स हैं। आप तो अभी गूगल महाराज के ऊपर जाइए, आपको बुक्स ही बुक्स नजर आएंगी। बट मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो आपको मिलेगा, नीति शास्त्र है। अब ऐसा है कि नीति शास्त्र चाणक्य ने ही लिखा है कि नीति सूत्रावली है, वो चाणक्य ने लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं है। बट एक बात निश्चित रूप से है कि उसके शिष्यों ने ये सब कुछ अर्थशास्त्र के आधार पर ही एडिशन किया हुआ। कुछ लोगों ने सुभाषित भी चाणक्य नीति शास्त्र पढ़ के डाल दिए, चाणक्य नीति है, ऐसा नहीं है। तो चाणक्य नीति में 342 या 341 सूत्र है, उसमें से लगभग 310 सूत्र आज भी कारगर है, सांप्रत है। तो ये बेसिक बुक है। बाकी कौटिल्य के ऊपर बहुत सारा सब कुछ लिखा है, मैनेजमेंट के ऊपर अभी तो मतलब बहुत कुछ है। आप देखेंगे तो एक पुस्तक का नाम नहीं है, एक गोडसे जी का पुस्तक है चाणक्य सूत्र, वो भी एक अच्छा है, वो इंग्लिश में है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। काफी है, काफी विशाल है, उसमें कोई मतलब एक है, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र अगर पढ़ोगे और अपने विचार से अगर उसको समझने की कोशिश करोगे, हिंदी भाषांतर, भारतीय विद्या भवन की भी पुस्तकें हैं बहुत सारी, वहां से भी आपको मिलेगा। चाणक्य मैनेजमेंट गुरु, चाणक्य, देखो चाणक्य को ये जो कुछ भी मैंने कहा ना, वो सिर्फ नेता के लिए सीमित नहीं है, वो कोई भी व्यावसायिक है, कोई भी प्रांत में काम करने वाला व्यक्ति है। देखो कुटुंब का प्रमुख भी राजा है ना, व्यवसाय का प्रमुख भी राजा है, नेता भी राजा है, समाज सेवक भी राजा है। और एक बात समझ लीजिए कि ये सब कुछ सबके लिए, केवल राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए, इसको हम अप्लाई जैसे करेंगे उसको हम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू मनोज जी। और मनोज जी, एक राजेश जी का प्रश्न है कि फिल्म इंडस्ट्री में आज का यूथ कैसे आए, आपको क्या लगता है कि कौन सा रोल? ऐसा है, एक मैं निश्चित रूप से कहूंगा, यूथ जो भी आना चाहता हो वो अपनी जो पढ़ाई है वो पूर्ण करे। ये बिल्कुल आकर्षण से आकर्षित होकर मत आइए, ये चकाचौंध से आकर्षित होकर मत आइए। अगर आप खुद को पूछिए, आपका बच्चा अगर है या खुद जो भी प्रश्न पूछ रहे उनको अगर है, तो आपके अंदर, आपके आत्मा को सवाल कीजिए कि क्या मैं सच में टैलेंटेड हूं, या सच में मैं ये कर सकता हूं, कि सिर्फ आकर्षण की वजह से जा रहा हूं। अगर आकर्षण की वजह से आ रहे हैं तो कृपा करके मैं हाथ जोड़ता हूं, मत आइए। और अगर सिर्फ टैलेंट है और अगर आप अपने आप पर विश्वास है तो जरूर आइए। और क्या करना चाहिए मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। उसमें आप कोई भी अगर यंग लड़का है तो वो अपने अगर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो एनएसडी जा सकता है, एनएसडी जा सकता है, या मुंबई विद्यापीठ, मुंबई से है तो मुंबई विद्यापीठ में 1 साल का बहुत अच्छा कोर्स है, वही एनएसडी का ही संक्षिप्त कोर्स है, वो कर सकता है, 12वीं पास है तो। अपने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है,
थिएटर एक्सपीरियंस आपको पूर्ण बनाता है, आपको शिस्त लगाता है, आपको टीम वर्क सिखाता है, आपको मैनेजमेंट सिखाता है, आपको सब कुछ सिखाता है, आपको बर्ताव सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। धन्यवाद तो मनोज। थिएटर कीजिए और फिर आगे आइए, एक एक पायदान चढ़ते जाइए, अचानक कुछ नहीं होगा। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस मनोज जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं राउंड टेबल विकास जी अग्रवाल को बुलाना चाहूंगा थैंक्स बोलने के लिए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार और प्यार हमको प्रेरित करने के लिए, इतनी वास्ट चर्चा विषय पर चर्चाएं करने के लिए और हमको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। और सुमित और हेमा फाउंडेशन का भी बहुत बहुत आभार। आप इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे काफी युवाओं को, काफी लोगों को काफी नॉलेज मिल रहा है, वास्ट विषय पे एक्सपीरियंसेस मिल रही हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, आपका एक क्लोजिंग रिमार्क आप सबको जो देना चाहेंगे। एक बात मैं निश्चित रूप से करना चाहूंगा, जो एक 2 मिनट में लूंगा, इफ यू अलाउ मी। यस सर प्लीज। ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि भैया हमको क्या करना चाहिए। तो एक बात, किसी भी आप फील्ड में हो, आपको किसी भी फील्ड में आगे आना हो, कदापि चरित्रम न लंघेत। अपने चरित्र को संभाल कर रखिए। और चरित्र को संभालते वक्त मैं कौन से कुटुंब का हूं, मैं कौन से कुल का हूं, ये प्लीज संभाल कर रखिए। आपको ना वो बिल्कुल, ये सारे देखो, आज ये सुशांत सिंह का केस चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है। अच्छे अच्छे घर के लोग काम, मोह, लोभ, नशे में डूब जाते हैं, और वो हमारा चरित्र कब उल्लंघन हो जाता है पता नहीं चलता। तो ये सब कुछ संभाल कर रखिए बस, और अपने काम पे लगे रहिए, आपकी विजय निश्चित है। इसलिए कदाचित अपि चरित्रम न लंघेत, चरित्र का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, इतना याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए ग्रेट क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं समझता हूँ यहाँ जितने उपस्थित दर्शकों और युवाओं जिन्होंने आपको सुना है आज, वो वास्तविकता में कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी निजी जिंदगी में अमल करेंगे। भाइयों और बहनों, अगला हेमशिखर 5वां प्रभाव, आने वाली जो व्यक्तित्व है वो वास्तविकता में सबके मुंह पे है। आज इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर श्री किरण जी बेदी, वाह, वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर ऑफ इंडिया। स्टे ट्यून, आपको समय, और ये सितंबर में रहेगा, समय और दिनांक दोनों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अटेंडिंग दिस एपिसोड एंड दिस इवेंट एंड फॉर एनकरेजिंग अस फॉर ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ स्पीकर्स। थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद। Arvind, please end the meeting.